जोहार। किसान भाइयों, गर्मी की तेज़ धूप और बदलते हुए मौसम में आज के कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हमारे साथ परतू और टिमन भी आ गए हैं। भाई पर्वतिया जी कहाँ रह गई आज? पर्वतिया दीदी तो शादी में जो गई वही भी नहीं की है मास्टर साहब। ओ भाई, लगता है इस समय शादी का मौसम भी चल बहुत रहा है। बहुत जोर चलत है मास्टर साहब, और एखन तो लगने लगा ना का। हाँ, तो भाई देखिए किसान भाइयों, लगनों का सीज़न है, गर्मी का मौसम है, तमाम तरह की बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं, खास करके इस मौसम में खेती बाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कृषि से संबंधित समाचार सुन लेते हैं, क्यों? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मास्टर मास्टर साहब। तो किसान भाइयों चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत निजी पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। प्याज का उन्नत प्रभेद अर्का निकेतन किसानों के लिए है फायदेमंद। लाह को टहनियों से अलग करता है दावली। राज्य में पशु चिकित्सा केंद्रों की कमी को देखते हुए पशुपालन की और बेहतरी के लिए यह आवश्यक है कि पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसी उद्देश्य से डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत निजी पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। चलंत या स्थायी पशु चिकित्सा केंद्र के लिए लाभुक को योजना के तहत 25% राशि अनुदान दी जाती है। पशुपालकों के लिए वह समय बड़ा कठिन होता है जब उसके पशु बीमार हों और चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो या पशु चिकित्सा केंद्र दूर हो। पशुपालकों को ऐसी अवस्था से निकालने के लिए गव्य विकास निदेशालय द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत स्थायी एवं चलंत पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करने वाले लाभुकों को लागत खर्च की 25% राशि अनुदान दी जाती है। आने वाले खरीफ में कृषकों को अच्छे और उन्नत बीज प्रचुर मात्रा में मिल सके और खाद्यान्न उत्पादन में पहले की अपेक्षा वृद्धि हो सके, इसके लिए प्रदेश के 25 ग्राम बीज संस्थाओं द्वारा लगभग 90,000 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया है, जिसे आने वाले खरीफ में कृषकों को मुहैया कराया जाएगा। आने वाले खरीफ में कृषक फसल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सके, इसकी तैयारी बीज ग्राम संस्थाओं द्वारा कर ली गई है। राज्य के 25 बीज ग्राम संस्थाएं लगभग 90,000 क्विंटल उन्नतशील बीज का उत्पादन किया है। इस बीज को खरीफ में कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि कर सकें। किसान भाइयों, सब्जियों में प्याज कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। अभी जो किसान प्याज लगाने के इच्छुक हैं वे अर्का निकेतन नामक प्याज का उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं, जो उनके लिए लाभप्रद साबित होगा। प्याज लगाने वाले कृषकों के लिए मई से लेकर 15 जून तक का समय बीज गिराने के लिए उपयुक्त समय है। प्याज की अच्छी उपज लेने के लिए कृषि विशेषज्ञ अर्का निकेतन नामक प्याज की उन्नत किस्म लगाने की सलाह देते हैं। प्रति हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम बीज की बुआई कर लगभग 250 क्विंटल प्याज की प्राप्ति की जा सकती है। किसान भाइयों, प्याज की इस समय हम लोग यहाँ पर कोडरमा ज़िले में जो खेती शुरू किए हैं खरीफ ऋतु में, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। अर्का निकेतन एक ऐसी प्रजाति है जिसको कि हम लोग मई या 15 जून तक जो है बो देते हैं, और जब 30 से 45 दिन का बिचड़ा हो जाता है तो इसको खेत में हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जो इसमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर लगता है, क्योंकि गर्मी में बीज का जमाव कम होता है और पौधे ज़्यादा मर जाते हैं, इसलिए इसे बीज दर ज़्यादा लगाया जाता है। जो किसान मूंग की फसल लगाना चाह रहे हैं वे बुआई से पूर्व कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए कुछ छोटी छोटी तकनीकी बातों पर ध्यान देकर मूंग की बुआई करें तो निश्चित तौर पर उन्हें अच्छी उपज प्राप्त होगी। जो किसान भाई मूंग की अभी बुआई नहीं किए हैं वो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसकी बुआई करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मेहा है, SML 688 है और पूसा विशाल। और उनसे ये भी हम कहेंगे कि वो इसका बीज का उपचार अवश्य करें। सबसे पहले बीज का उपचार जो है वो थीरम से या कार्बेंडाजिम से करें,
या उनके पास बेवेस्टिन हो तो बेवेस्टिन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और राइजोबियम उसके बाद राइजोबियम कल्चर से करें, जिसका की दर है कि 10 किलोग्राम बीज पर 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर लगता है। और किसान भाइयों से भी कहा जाएगा कि राइजोबियम कल्चर में तिथि देख लें कि अभी उसका जीवित है कि नहीं, उसमें जो राइजोबियम कल्चर होता है। राइजोबियम कल्चर प्रति फसल का अलग अलग होता है। हमारे झारखंड में लाह का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। उत्पादित लाह को टहनियों से अलग करना बहुत ही मेहनत का काम है। इस कार्य को आसान बनाने के लिए कृषक दावली नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। लाह उत्पादक कृषकों के लिए दावली नामक यह उपकरण बहुत उपयोगी है। लाह लगे टहनियों से लाह को बहुत ही आसानी से ये अलग कर देता है, जबकि पारंपरिक औजारों से समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं और लाह की बर्बादी भी होती है। दावली कृषकों का समय और श्रम बचाने के साथ साथ लाह के नुकसान को भी बचाता है। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत सफल किसान से, जो आधुनिक खेतीबाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर हैं। हमेशा अपने क्षेत्र की नई उपलब्धियों के प्रति सजग रहकर उन उपलब्धियों का इस्तेमाल अपनी खेती बाड़ी के काम में करके इन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में अपना ही नहीं बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। ये मानते हैं हर क्षेत्र की तरह कृषि में भी बदलाव आया है, इसलिए हमें भी अपने कृषि कार्यों में उचित बदलाव लाना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। हमने अपना खेती को अपनाया और आज हम 3 साल के अंदर में हम फर्स्ट साल जब किए तो प्रखंड स्तर पे ये कृषि मेला में फर्स्ट स्थान पे रहे। उसके बाद दूसरे जगह फिर जिला में मेला लगा तो वहाँ प्रथम पुरस्कार लिए। और आज हम खेती से इतना इंटरेस्ट है कि हमको कृषि विज्ञान से हमको सहारा मिला और कृषि विज्ञान के माध्यम से हम पलांडू गए, हार्प, उसके बाद कटक गए, वहाँ से हम ट्रेनिंग लेके आज हम अच्छा तरह से खेती कर रहे हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। वर्तमान समय में राज्य की मंडियां अनाजों के भाव को लेकर थोड़ी तेज रही। बाजार समीक्षकों के अनुसार ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। वहीं सब्जियों के भाव में पहले की अपेक्षा नरमी का रुख रहा है। आइए एक नजर कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भाव पर डालते हैं। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1300 रुपए से लेकर अधिकतम 1400 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6400 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 40.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो भाई परतू आज किस विषय पर बातचीत करेंगे? मास्टर साहब, हाँ, मेरा एक तो क्या बोलते हैं सवाल था। अच्छा भाई, सवाल शुरू? हाँ तो बताओ क्या सवाल है? मेरा हम जो इस बार जो सब्जी लगाए ना मास्टर साहब, वो सब्जी ना मतलब ठीक ढंग से हुआ नहीं। हम सोच रहे हैं ना उसका मिट्टी का जांच करवा, तो कैसे होगा इसके बारे में बता देते हैं। देखो भाई, मिट्टी जांच तो एक बहुत ही ज़रूरी काम है। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी खेती करते हैं, बराबर कई प्रकार की फसलें लेते हैं, 2 या 3-4 फसलें लेना चाहते हैं, तो अच्छी फसल लेने के लिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे टेमन का सवाल है, आपके मन में भी सवाल होगा कि अगर मिट्टी की जांच करवानी है तो उसका नमूना कैसे लेना है, किस समय पर लेना है, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि किसी समय मिट्टी जो है वो नमी में रहती है, किसी समय बहुत शुष्क हो जाती है, कभी जो है वो धूल बहुत ज़्यादा उसमें बाहर का सम्मिलित हो जाता है। तो किस समय पे आप उठाएंगे मिट्टी, ताकि आपका जो नमूना की जो जांच हो वो बिल्कुल सही निकले और इस प्रकार आपका जो फसल हो वो सचमुच में जांच के बाद अच्छा हो सके। तो इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं, है ना? हाँ, और किसान भाइयों, आज इसके लिए विशेष रूप से हमारे जो अतिथि हैं जो जानकारी देंगे वो हैं वीरेंद्र कुमार वर्मा। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है यहीं के वैज्ञानिक श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा जी। ये हमें जानकारी देंगे कि मिट्टी के जांच के नमूना का सही तरीका कब लें, कब समय है उसका और इसका तरीका कौन सा है, इसी पर आइए सबसे पहले वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वीरेंद्र जी, जैसा कि हमने टॉपिक चुना है कि मिट्टी का नमूना उचित समय कब लेना चाहिए उसका और उसका क्या तरीका होना चाहिए, तो जब हम कौन सा उचित समय है इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। हाँ, तो किसान भाइयों, इस समय हमारा जो मिट्टी की जांच का नमूना लेना का उचित समय आ गया है, क्योंकि हमारा जो रबी की फसल है वो कट करके तैयार हो चुकी है और हमारा जो खेत है वो खाली पड़ा हुआ है और इस समय हम खेत में जा करके और अच्छी तरीके से नमूना ले सकते हैं। नमूना लेने से बहुत ही फ़ायदा होता है किसान भाइयों। सबसे पहले तो ये हमको अपनी मिट्टी को जानने का एक मौका मिल जाता है कि हमारे मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है और हमको कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी और हमको कौन सी फसल लेनी है। उस आधार पर हम मिट्टी जांच कराने के बाद उस फसल को कितनी पोषक तत्व की मात्रा पड़ेगी, उसी आधार पर हम उसमें खाद को डालते हैं, जिससे हमारा इनपुट कम होता है और आउटपुट अधिक मिलता है, यानी उसमें हम लागत कम लगाते हैं और उत्पादन अधिक लेते हैं। तो बात करते हैं कि हम नमूना कैसे लें। अगर कोई प्रक्षेत्र है हमारा एक बड़ा 1 हेक्टेयर का, तो उसमें कम से कम 8 से 10 जगह से नमूना लेना चाहिए किसानों को। और नमूना लेने के लिए सबसे पहले हम ऐसे 10 जगह का चुनाव करेंगे और उसमें से एक जगह को जहाँ से हमको नमूना लेना है वहाँ के ऊपर से घास फूस हटा देंगे और उसमें भी आकार का 15 सेंटीमीटर और 9 गहरा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदते हैं, जिसमें से 1 सेंटीमीटर मोटी खुरपी के यंत्र के द्वारा उसको हम खरोच करके बाहर निकाल लेते हैं और उसको ऐसे ही हम लगभग जितने जगह चिन्ह लगाए हैं उतनी जगह से हम नमूना कलेक्ट करके उसको एक ट्रे में रख लेते हैं और अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेते हैं और उसको हम एक गोल वृत्त में फैलाते हैं और उसको 4 भागों में बांट देते हैं और आमने सामने का 2 भाग हम नमूना के रूप में ले लेते हैं और बाकी को हम बाहर रख देते हैं। उसी प्रकार फिर हम उसको मिक्स करते हैं और एक गोला बनाते हैं और ऐसे ही तब तक करते रहते हैं जबकि नमूने का आधा किलो मात्रा हमारे पास मिट्टी शेष न बचे। जब ये नमूना आधा किलो बच जाता है तब हम उसको एक कपड़े के थैले में रख करके उसमें नाम, खेत का पता, गांव का पता और खेत का क्रम संख्या लिख करके उसको एक लैब तक पहुंचाते हैं जहां की मिट्टी की जांच हो सके। जैसा कि आपने बताया कि जांच का तो तरीका आपने बता दिया है, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए जो अंधाधुंध खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो जांच से तो ये पता चल जाएगा कि हमारे खेतों में किस चीज़ की कमी है, तो जांच कराने के कौन कौन से फ़ायदे हैं ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको जैसे हमको बुखार होता है तो हमको ब्लड
चेक कराते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे पास टाइफाइड है, तो जो उस प्रकार से डॉक्टर हमको इलाज करता है। इसी तरह अगर हम खेत में कोई फसल लेते हैं तो सबसे पहले हमको मिट्टी की जांच करानी जरूरी है कि उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें मुख्य रूप से 16 पोषक तत्व होते हैं और कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसको हमको देना है, न कि केवल हम डीएपी, यूरिया और पोटास को दें। तो सबसे पहले तो हमको इससे पता चल जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी है और हम किस पोषक तत्वों को उसमें दें। तो हमको गलत खाद का प्रयोग करने से हम बच जाते हैं, जिससे हमको कम लागत में अधिक उत्पादन मिल जाता है, जिससे हमारी जो फसल होती है वो अच्छी होती है और हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बनी रहती है। तो जैसा कि अभी गर्मा का समय है, तो गर्मा में हमारे किसान भाई जांच से कौन कौन से लाभ ले सकते हैं? गर्मी की फसल है तो अगर उसमें हमारा खेत इसमें सबसे पहले तो खाली है, उसमें नमूना लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसानों को, क्योंकि अगर फसल लगी हुई है तो उसमें नमूना लेने में दिक्कत होती है, कोई फसल उनको काटना पड़ता है और इस समय गीली मिट्टी का नमूना नहीं लिया जाता है और इस समय गर्मी की मौसम है जिससे नमूना लेने में गीली मिट्टी भी नहीं है, आसानी से हम नमूना ले सकते हैं। इसलिए गर्मी का मौसम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है नमूना लेने के लिए। वीरेंद्र जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मिट्टी का जब वो जांच के लिए निकाले अपने खेत में से लें तो किन किन बातों की सावधानियां बरतें? तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको मिट्टी का नमूना लेना है तो उन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि जिस क्षेत्र का हम नमूना ले रहे हैं वो खेत के जो मेड़ होती है उसके किनारे का ना हो और वहाँ पर मिट्टी गीली ना हो, और तीसरी बात तो ये होती है कि वहाँ पर वृक्ष का कोई छायादार स्थान ना हो, जिसमें छाया पड़ती हो वो स्थान नहीं होना चाहिए। ये मुख्य बातें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ती है नमूना लेते समय। तो नमूना लेके हमारे किसान भाई जांच के लिए किन किन स्थानों पर भेज सकते हैं? किसान भाइयों, नमूना लेने के बाद जैसे हमारे यहाँ जयनगर कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा है, यहाँ पर भी लैब है, यहाँ पर भी मिट्टी की जांच हो सकती है और आपका ब्लॉक स्तर पर मिट्टी की जांच की जाती है और हमारे यहाँ आत्मा है वो मिट्टी की जांच कराता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जहाँ पर हम निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है मिट्टी की जांच कराने के लिए, जहाँ पर हम अपने मिट्टी को नमूना लेकर के जांच के लिए भेज सकते हैं। ये तो किसान भाइयों आपने जान लिया कि ये निःशुल्क है, बिल्कुल ही मुफ्त है जांच मिट्टी की, जो कि आप जांच से पता लगा सकते हैं कि इससे हमारे खेतों में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए वीरेंद्र जी कि ये जांच जो है हर एक फसलों के बाद कराई जाती है क्या? मिट्टी की जांच हर एक फसलों के नहीं, कम से कम 2-3 फसल या कम से कम 1 ईयर के बाद हमको करा लेनी चाहिए, क्योंकि मतलब हम कौन सी फसल लिए थे और कौन सी फसल अगली लेंगे हम, और कौन सी फसल के लिए क्या कौन सा उर्वरक और पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमको कम से कम 1-2 फसल लेने के बाद हमेशा मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए। जैसा कि अभी गर्मा का समय है तो हमारे किसान भाई अगर गर्मा फसल की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, उसके बाद जब धान की खेती करेंगे उस वक्त भी जांच की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं, अगर 1-2 फसल हुई है जांच आप कराए हैं खेत को तो उसमें इतने जल्दी खेत की मिट्टी की जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें 16 पोषक तत्व होते हैं। लगभग कुछ न कुछ मात्रा में हर पोषक तत्वों को हर फसलों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक ही फसल के लिए बार बार मिट्टी की जांच कराएं, कम से कम 1-2 साल बाद एक बार करा लेनी चाहिए मिट्टी की जांच। किसान भाइयों, जब मिट्टी की जांच आप पूरी तरह करा लेंगे तो आपको ये तो जानकारी हो जाएगा कि हमारे खेतों में कितनी खाद की आवश्यकता है, उर्वरक की आवश्यकता है, जो कि आपको जो मतलब मनचाहा जो आप बेमन से डाला करते थे उसकी कमी ज़रूर पड़ जाएगी। जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो आप पूरी तरह डाल के अपने खेतों से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा जानकारी मिला मास्टर साहब। जितना सब्जी हम पहले उगाते थे, मिट्टी का जांच करवा लेंगे तो दुगना तिगना होगा मेरा उपज। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि किस समय मिट्टी उठाना है, है ना। और किसान भाइयों, हमको लगता है कि आप भी इससे जरूर लाभ उठाएंगे, है ना परतु? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। और तो जैसे टेमन के अब तो लाग की मिट्टी का जांच करवाना बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे विशेषज्ञ महोदय बताले वो तो जरूरी है। किसान भाई मन के भी अपन अपन खेत कर मिट्टी के जांच करवाना। मास्टर साहब, हम एगो सवाल करे जाए। हाँ, जरूर जरूर। और खेती बाड़ी तो हमरे सब कोई करे काटे में, तो बैगन सब्जी उब्जी लन फन सब कर खेती करी, लेकिन ये नवा नवा चीज का घास अजोला घास कर खेती हमके तो कुछ समझे में नहीं आवत है मास्टर साहब। अरे भाई देखो, ये अजोला घास जो है, ये असल में एक फॉडर यानी कि जो दूध का उत्पादन होता है ना, जो हमारे पशुधन हैं, इनके चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। अच्छा, है ना। अच्छा। और हमारे जो किसान भाई हैं, वो अपने घर आंगन में एक छोटी सी जगह में उसका उत्पादन कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। और इससे क्या है, हमारे जो पशु हैं, खास करके दुधारू पशु, उनके दूध के उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाती है और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। ओ, मतलब मास्टर साहब, ये मतलब ये घास कर हमें छोटा से छोटा जगह में भी उत्पादन। हाँ, बिल्कुल। अरे भाई, इसके लिए वो थोड़े से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, पानी के ऊपर होता है। अच्छा अच्छा, है ना। अच्छा, चलो अब ऐसा करते हैं कि तुम लोगों को इसके बारे में हम एक सफल किसान से मिलवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जिन्होंने खुद अजोला का घास लगाया हुआ है और उसकी खेती की है और बड़ी सफलता से की है। अच्छा, तो किसान भाइयों, लगता है कि आपको भी ये बहुत अच्छा रहेगा जान लेना कि कैसे हमारे सफल किसान चंद्रदीप जी ने इसकी खेती की है और कैसे वो इसका उपयोग करते हैं, कैसे इसका लाभ उठाते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज लोहरदगा जिला में कुड़ू प्रखंड स्थित चंदलासो गांव में है और हम आज बातचीत करने वाले हैं एक सफल किसान से। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। चंद्रदीप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। और किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, सबसे पहले हम यहाँ बताना भूल गए कि हमने इनके लिए विषय चुना है। ये पीछे आप देख रहे हैं, एजोला घास उपजाते हैं। चंद्रदीप जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि एजोला घास है क्या? अजोला एक शैवाल की प्रजाति का घास है। इसका उपयोग पशु चारे एवं बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। चंद्रदीप जी, आपने बताया कि एजोला घास को पशु चारे के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसको लगाते कैसे हैं? इसको पहले ज़मीन से खरपतवार हटा करके और पूरी तरह समतल बना लेते हैं। उसके बाद 10 बाय 6 का एक ईंट चारों तरफ से घेर करके उसका बेड तैयार करते हैं और उसके ऊपर प्लास्टिक डाल करके और मिट्टी और गोबर मिला करके उसमें डालते हैं। उसके बाद उसमें ऊपर से पानी 2 सेंटीमीटर कम से कम डालते हैं और पानी के बाद ऊपर से अजोला का कल्चर डाला जाता है, जो 7 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एक बेड में अजोला का कल्चर 1 से 1.5 केजी डाला जाता है। चंद्रदीप जी, आपने बताया कि एजोला कल्चर आप डालते हैं। ये एजोला कल्चर है क्या? ये अजोला कल्चर जो उसका जो होता है, अजोला जो होता है, उसी को ला करके डालते हैं और शैवाल की तरफ बढ़ते जाता है। इसका कोई अलग से बीज नहीं होता है। अच्छा अच्छा। ये हमारे किसान भाई प्राप्त कहाँ से करेंगे? ये बिरसा एग्रीकल्चर में है। उसके बाद गव्य विकास का जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा रांची धुरवा में, वहाँ भी है। अभी तो बहुत जगह किसानों के पास भी ये उपलब्ध है। अच्छा। इसकी लगाने की विधि क्या है? ये जब हम खरपतवार हटा करके ज़मीन को पूरी तरह से समतल कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा करके और 10 बाई 6 का एक गड्ढा बनाते हैं। उसके ऊपर 20 से 25 केजी माटी और
4 से 5 केजी गोबर का घोल बना करके पूरी तरह मिला देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर 3 सेंटीमीटर करीब करीब पानी डालते हैं और उसके ऊपर एजोला का कल्चर डालते हैं। ये एजोला कल्चर कितने दिन में पशु को खाने के लायक तैयार हो जाता है? एजोला कल्चर 7 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसका हर बेड से 20% निकाला जाता है, फिर दूसरी दिन वो फिर तैयार हो जाता है अपना। मतलब ये प्रत्येक दिन तैयार हो जाता है और ये पशुओं को सीधे तौर पर दिया जा सकता है खाने के लिए? ना, इसको 2 से 3 बार पानी में अच्छी तरह से साफ किया जाता है। उसके बाद पशु को चोकर मिला करके खिलाया जाता है। इस पशुओं को खिलाने से क्या फ़ायदा होता है? पशुओं को खिलाने से इस दूध में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है और दूध का गुणवत्ता भी बढ़ता है, जिससे कि दूध का जो रेट है फैट और SNF के आधार पर तय किया जाता है। उससे है कि फैट और SNF दूध में दोनों बढ़ जाता है, जिससे 2 से 3 रुपया पर लीटर आर्थिक रूप से दूध से आमदनी होती है। ये तो हो गई पशुओं की बात। अभी आपने बताया कि इसको खेतों में भी प्रयोग किया जाता है फसलों के दौरान, तो फसल कौन से फसल में इसका प्रयोग करते हैं और इससे क्या लाभ होता है? देखिए, एजोला को अगर हम धान के खेत में डालते हैं तो ये सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के हमारे धान के पौधों को उपलब्ध कराता है और खरपतवार में भी नियंत्रण करने में सहायक होता है, चूँकि ये पूरी तरह खेत में छा जाता है। चंद्रदीप जी, अभी आपने बताया कि धान के खेतों में इसका प्रयोग करते हैं, तो धान के खेतों में प्रयोग करने से कितना लाभ होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है? देखिए, धान के खेत में धान लगाने के बाद चूँकि धान के खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर पानी रखना आवश्यक होता है, तो धान के खेत में हम एजोला का कल्चर धान लगाने के बाद डाल देते हैं। इससे खरपतवार में भी नियंत्रण होता है और वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन लेकर के हमारे धान के फसलों को ये एजोला धान को फसलों तक पहुंचाता है। ये नाइट्रोजन का एक रिसोर्स के रूप में काम करता है, जिससे हमें नाइट्रोजन अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और खर्चे में भी हमको इस तरह से धान उत्पादन में भी 20 से 30% की वृद्धि होती है और खर्चा में भी बचत होता है। तो देखा किसान भाइयों, चंद्रदीप जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी एजोला के बारे में, जो कि आप खेतों में भी प्रयोग कर सकते हैं नेत्रजन के लिए, धान के खेत में खासकर तक, और इसे पशु चारे के रूप में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। खासकर तक जो दुधारू पशु हैं उसमें दूध की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, साथ ही दूध का गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है, जिससे आपको आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ होता है। चंद्रदीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और किसान भाइयों जोहार। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार।